माय डियर स्टूडेंट, इस बार अगर हम पेपर की बात करते हैं तो टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं 45 अर्थात 45 और पेपर को पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए में भी आपके पास 5 सेक्शन होंगे और पार्ट बी में भी आपके पास 5 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए का नाम है प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। इसमें आपसे पूछी जाएंगी प्रोज एंड पोएट्री। देखिए प्रोज क्या होता है? प्रोज का मतलब होता है इंग्लिश की किताब में से सारी की सारी कहानियां जो हैं 6। इस बार आपके सिलेबस में 6 कहानी पूछी जाएंगी जिसको बोला गया है प्रोज। और पोइट्री, पोइट्री मतलब कविताएं। टोटल 4 कविता आपके सिलेबस में इस बार है, अर्थात आपसे 4 कविता अर्थात पोइट्री पूछी जाएंगी। उसके अंदर से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। मैंने आपके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रोज और पोइट्री पर अलग अलग वीडियो बना रखी है। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी का नाम है नॉन प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। इसके अंदर आपसे पूछे जाएंगे अनसीन पैसेज, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स। सेक्शन सी में अधिकतर ग्रामर पूछा जाएगा। और ग्रामर में क्या आएगा? ग्रामर में आने वाले हैं इस बार लेटर, रिपोर्ट, समरी, टेलीफोनिक मैसेज, नोटिस, आर्टिकल एंड पेयरिंग ऑफ सेंटेंस। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो से। सबसे पहले चलते हैं और पहली कहानी का नाम है टाइगर इन द टनल। टाइगर इन द टनल कहानी है बलदेव की। बलदेव एक गेट कीपर था रेलवे क्रॉसिंग पर। बलदेव के बेटे का नाम था टेम्बू। बलदेव के पास एक लोहे की कुल्हाड़ी थी। बलदेव लोहे की कुल्हाड़ी को हमेशा अपने पास रखा करता था। बलदेव की जिम्मेदारी थी जब भी ट्रेन आती थी तो वह ट्रेन को सिग्नल दिखाया करता था और ट्रेन वहां से गुजर जाती थी। वहां पर एक टनल भी थी। एक रात बलदेव ड्यूटी पर था। वह टनल में देखने गया कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गया। उसने अपने बेटे टेम्बू से कहा, टेम्बू आप यहाँ झोंपड़ी में आराम करो, मैं देखकर आता हूँ। जब बलदेव ड्यूटी पर था अर्थात टनल में था तो बलदेव ने देखा एक टाइगर। उस समय बलदेव के पास लोहे की कुल्हाड़ी थी, जो कुल्हाड़ी उसके पिताजी ने उसके लिए तैयार की थी जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए। बलदेव ने टाइगर को देखा और सोचा अगर वह वहां से भागता है तो टाइगर उसको मार देगा। इसलिए बलदेव ने फैसला किया कि वह टाइगर से लड़ेगा। बलदेव ने टाइगर की तरफ कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ा और बलदेव ने कुल्हाड़ी से टाइगर पर हमला कर दिया। लेकिन टाइगर तो टाइगर था, कोई भेड़ बकरी तो था नहीं। टाइगर ने भी बलदेव पर अटैक किया और बलदेव को मार दिया। जब टाइगर बलदेव को मार देता है तभी वहां पर ट्रेन आती है और ट्रेन के आगे टाइगर आ जाता है और टाइगर की दर्दनाक मौत हो जाती है। बलदेव की मौत के बाद उसके बेटे टेम्बू को उसके पिता की जॉब मिल जाती है और टेम्बू को वास्तव में उस जॉब की आवश्यकता भी थी क्योंकि टेम्बू के ऊपर अब फादर की बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं। माय डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। पार्ट का नाम है टाइगर इन द टनल। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज बलदेव एंड व्हाट वाज हिज जॉब? आंसर इज बलदेव वाज अ गेटकीपर एट रेलवे क्रॉसिंग एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिग्नलिंग। यानी कि बलदेव एक गेटकीपर था रेलवे क्रॉसिंग पर और वह जिम्मेदार था सिग्नलिंग अर्थात सिग्नल दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वेपन डिड ही कैरी, हु हैड मेड इट? यानी कि बलदेव के पास क्या वेपन था और वह किसने बनाया था? अ स्मॉल आयरन एक्स, हिज फादर हैड मेड इट। एक लोहे की कुल्हाड़ी थी उसके पास जो उसके पिताजी ने बनाई थी। Why did Baldev decided to fight the tiger? He had an axe to kill tiger. He did not think tiger was dangerous. यानी कि उसके पास एक लोहे की कुल्हाड़ी थी और बलदेव को ऐसा लगता था कि टाइगर खतरनाक नहीं है, वह आराम से टाइगर को मार देगा। How did Baldev die? The axe got stuck in the tiger's shoulder, so he could not fight with the tiger. And tiger attacked Baldev and killed
बलदेव। बलदेव की कुल्हाड़ी टाइगर के कंधे में अटक जाती है। वह टाइगर से लड़ नहीं सका और टाइगर ने बलदेव पर अटैक कर दिया और बलदेव को मार दिया। What happened to the tiger? टाइगर का क्या हुआ? Tiger was trapped when the train came. Tiger got in the cow catcher of the engine and cut the tiger. Tiger was dead. यानी कि ट्रेन के काउ कैचर में फंसकर टाइगर की मौत हो जाती है और टाइगर मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज तेम्बो एंड व्हाई डिड ही टेक अप हिज फादर जॉब सून आफ्टर हिज डेथ? Tembu was the son of Baldev and he got his father job because now he had lot of responsibility. टेम्बो ने अपने पिता की जॉब ली क्योंकि अब उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टोरी है, नेक्स्ट चैप्टर है माय सन विल नॉट अ बेगर बी। यह कहानी है वेद मेहता की। वेद मेहता एक ब्लाइंड चाइल्ड थे। वेद मेहता के पिताजी डॉक्टर थे और मदर हाउसवाइफ थी। वेद मेहता के 3 बहनें थीं और 1 भाई था और कई सारे नौकर भी थे। वेद मेहता का बचपन इतना अच्छा नहीं था और बच्चों की तरह उन्होंने बचपन में तितलियों को नहीं देखा, कलर को महसूस नहीं किया। वेद मेहता की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। वेद मेहता की माताजी ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी मेरा बच्चा अंधा क्यों है? तो पंडित जी ने बताया, यह आपके पिछले जन्म के पाप हैं। अगर आप इनसे छुटकारा पाना चाहती हो तो आपको एक पूजा करवा लेनी चाहिए। वेद मेहता की माता वेद के लिए पूजा करवाती हैं, लेकिन सब कुछ बेकार चला जाता है। इसके बाद वेद की माताजी जाती हैं हकीम साहब के पास और हकीम साहब से पूछती है, हकीम साहब जी आपके पास इस समस्या का समाधान है? तो हकीम साहब कहते हैं हाँ है, आपको इस बच्चे की आंखों में सुरमा लगाना पड़ेगा। वेद की मदर वेद की आंखों में सुरमा लगाती हैं। आंखों में जो सुरमा लगाया जाता है वो सुरमा लगाती हैं, जिसकी वजह से वेद की आंखें बर्निंग होती हैं, यानी कि जलने लग जाती हैं। जब यह बात वेद के पिताजी को पता चलती है तो वेद के पिताजी को बहुत गुस्सा आता है और वो माँ को फटकारते हैं। उसके बाद वेद के पिताजी वेद का एडमिशन ब्लाइंड स्कूल जो कि मुंबई में था वहां पर करा देते हैं और वेद मेहता वहां से अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। अब चलते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की तरफ। माय सन विल नॉट अ बेगर बी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। हु वाज वेद मेहता? वेद मेहता वाज अ ब्लाइंड चाइल्ड। हिज फादर वाज अ डॉक्टर। मदर वाज अ हाउसवाइफ। ही हैड 3 सिस्टर and 1 brother. The servant avoided him as he was an evil eye personified. Sister treated him with a care and mother wept most of time. The writer missed the color of birds and butterfly when he lost his eyesight. Question number 2. What did Ved mother think had caused her son blindness? वेद की माता को क्या लगता था उसके बच्चे की अंधेपन का क्या कारण है? समथिंग इन द पास्ट फॉर दिस ट्रेजेडी मे बी सिन ऑफ लास्ट बर्थ। मतलब कुछ पिछले जन्म के पाप इस अंधेपन का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पंडित एडवाइज वेद मदर टू डू? पंडित ने वेद की मदर को क्या एडवाइस दी? इंटेंसिव प्रेयर्स, होली वर्शिप एंड फिजिकल एक्सरसाइज। पंडित जी ने कहा प्रेयर करवाओ, पूजा करवाओ और फिजिकल एक्सरसाइज करवाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द हकीम प्रिस्क्राइब टू वेद आईज? यानी कि हकीम ने वेद की आंखों के लिए क्या बताया? हकीम प्रिस्क्राइब्ड सुरमा इनटू वेद आई, इट कॉज बर्निंग। सुरमा लगाने के बाद आंखों में जलन स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द वेद इन द एंड ऑफ स्टोरी? कहानी के अंत में वेद मेहता के साथ क्या हुआ? वेद फादर एनरोल्ड हिम इन दादर स्कूल फॉर द ब्लाइंड, बॉम्बे। वेद मेहता के पिताजी ने
वेद का एडमिशन करा दिया ब्लाइंड स्कूल में जो था मुंबई में। तो ये थे इस पार्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर। अगला चैप्टर है इफ आई वर यू। यह एक प्ले है। इस प्ले में दो मुख्य पात्र हैं, यानी कि दो मेन कैरेक्टर हैं। एक है इंट्रूडर। देखिए, इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया, एक ऐसा इंसान जो हमारे घर में जबरदस्ती आकर बैठ जाता है। और दूसरा कैरेक्टर है चार्ल्स जिरार्ड। दो कैरेक्टर हो गए, इंट्रूडर और चार्ल्स जिरार्ड। चार्ल्स अपने घर में अकेला रहता है, उसका एक छोटा सा कॉटेज है। एक दिन इंट्रूडर उसके घर आता है और उसके सर पर पिस्तौल रख देता है। तो चार्ल्स पूछता है, भाई आप कौन हो और आपकी क्या समस्या है? तो इंट्रूडर पहला सवाल पूछता है, क्या तुम्हारा नाम चार्ल्स है? चार्ल्स कहता है, हाँ मेरा नाम चार्ल्स है। दूसरा सवाल पूछता है, क्या तुम्हारे पास कार है? पहले तो चार्ल्स मना करता है, फिर बाद में कहता है, हाँ मेरे पास कार है और यह कार मैंने अपने गैराज में पार्क कर रखी है। इंट्रूडर से वह पूछता है, आप कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहते हो? तो इंट्रूडर बताता है, मैं एक क्रिमिनल हूं, मैंने एक पुलिसमैन का मर्डर कर दिया है और तुम्हारा चेहरा मेरे चेहरे से काफी मिलता है। मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट ले लूंगा और तुम्हारी जगह चार्ल्स बनकर अपनी जिंदगी के मजे करूंगा। अब चार्ल्स डर जाता है, लेकिन चार्ल्स दिमाग से काम लेता है और वह इंट्रूडर से अर्थात घुसपैठिए से बातें करने लग जाता है। इंट्रूडर अलमीरा के पास जाता है, चार्ल्स उसके साथ होता है। चार्ल्स चालाकी से इंट्रूडर को अलमीरा के अंदर धक्का दे देता है और पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस आती है और इंट्रूडर को गिरफ्तार करके ले जाती है। इस तरह चार्ल्स अपनी जान बचाता है और इंट्रूडर का प्लान फेल हो जाता है। अब चलते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर की तरफ। डिड द इंट्रूडर ट्राई फ्रिटेन जिरार्ड? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइटल ऑफ द प्ले? यानी कि प्ले का क्या टाइटल है? इफ आई वर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द इंट्रूडर फर्स्ट क्वेश्चन टू जिरार्ड? द फर्स्ट क्वेश्चन वाज डू यू लिव हियर अलोन? पहला क्वेश्चन था, क्या आप यहां पर अकेले रहते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज जिरार्ड हैव अ कार? वेयर डज ही कीप इट? क्या जिरार्ड के पास एक कार थी और वह इस कार को कहां रखता था? यस, ही हैड अ कार एंड ही केप्ट कार इन गैराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हैड द इंट्रूडर come to the Girard house and what was his plan? Intruder was a criminal. He killed a policeman. Now he want to adopt the identity of Girard and he want to live freely. Intruder एक अपराधी था, उसने एक पुलिसमैन को मारा था, वह चार्ल्स की आइडेंटिटी को अडॉप्ट करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड इंट्रूडर सक्सेस इन हिज प्लान? नो, he did not succeed in his plan because Girard pushed him in Almira and called to the police and police arrested to the intruder। ये थे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर है आई मस्ट नो द ट्रूथ, यानी कि मुझे सच जानने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। यह चैप्टर है आराधना के बारे में। Aradhana was a adopted child. She was not so beautiful. Her color was fair. She was a good Bharatnatyam dancer. आराधना की माँ का नाम था सुनीता और आराधना की जो छोटी बहन थी उसका नाम था सिम्मी। आराधना की एक आंटी भी थी जिसका नाम था परमिला। आंटी परमिला एक अच्छी महिला नहीं थी, वह आराधना से जेलस थी। एक दिन आराधना अपने स्कूल के एनुअल डे में परफॉर्म कर रही थी। परफॉर्म करने के लिए उसे जाना था। परिवार के सभी लोगों को बड़ा फक्र था। फैमिली पूरी की पूरी उस परफॉर्मेंस को देखने गई थी, लेकिन आंटी परमिला ने उस समय आराधना को बताया, माय डियर सन, यू आर अ अडॉप्टेड चाइल्ड। इसके बाद
आराधना शॉक्ड हो गई। उसने डिसाइड किया कि वह अब परफॉर्म नहीं करेगी। तभी आराधना के पेरेंट्स आते हैं और उससे कहते हैं, प्यारी बेटी आराधना, आप हमारी बहुत अच्छी बेटी हो और हम आपको अपनी छोटी बेटी सिम्मी से भी ज्यादा प्यार करते हैं। और आराधना के पेरेंट्स आराधना के लिए एक नेकलेस यानी कि गले का हार गिफ्ट के लिए लेके आते हैं और उसको एहसास कराते हैं कि वह परिवार की बहुत ही स्पेशल चाइल्ड है। उसके बाद आराधना को एहसास होता है अपने माता पिता के प्यार का और आराधना डांस परफॉर्म के लिए तैयार हो जाती है। और उस दिन आराधना बहुत ही बेहतरीन डांस करती है और वह डांस परफॉर्मेंस उसने अपनी माँ के लिए डेडिकेटेड की थी। तो यह चैप्टर है आई मस्ट नो द ट्रूथ। अब चलते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज आराधना? आराधना वॉज अडॉप्टेड चाइल्ड। शी वॉज गोइंग टू परफॉर्म in Kamala Devi School of Dance and Music annual day. She was not so beautiful. Her mother name was Sunita. Her sister name was Simmi and auntie name was Parmila. Second question. What word of Aunt Parmila hurt Aradhana the most? यानी कि आंटी परमिला के कौन से वर्ड आराधना को बहुत ज्यादा चुभते हैं? आंट परमिला के वर्ड थे, आराधना इज एन अडॉप्टेड चाइल्ड। यह बात आराधना को बहुत ज्यादा हर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड आराधना लर्न द ट्रूथ? यानी कि आराधना को सच कैसे पता चलता है? आंट परमिला टोल्ड द सीक्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड आराधना वियर द नेकलेस हर पेरेंट्स हैड गिवन हर? क्या आराधना उस नेकलेस को पहनती है, उस गले के हार को पहनती है जो उसके पेरेंट्स ने उसे गिफ्ट में दिया था? यस, द आंसर इज यस। पेरेंट्स गिफ्टेड हर अ नेकलेस एंड फाइनली शी वियर द नेकलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई आराधना फैमिली मेंबर प्राउड ऑफ हर? आराधना के फैमिली मेंबर उस पर क्यों प्राउड करते थे? शी हैड बीन सेलेक्टेड टू इनोग्रेट द एनुअल शो ऑफ हर स्कूल। उस लड़की को सेलेक्ट किया गया था, यानी कि आराधना को सेलेक्ट किया गया था स्कूल के एनुअल डे के इनोग्रेशन प्रोग्राम के लिए। तो इसलिए सभी लोग बहुत प्राउड फील कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शी डांस फॉर वन पर्सन ओनली एंड हु वॉज दैट पर्सन? आराधना डांस दैट डे फॉर हर मदर बिकॉज शी लव्ड हर मदर। परफॉर्मेंस वॉज डेडिकेटेड टू हर मदर। यानी कि उस दिन जो आराधना की परफॉर्मेंस थी सिर्फ और सिर्फ उसकी मदर के लिए थी। वह परफॉर्मेंस उसने अपनी मां को डेडिकेट की थी। द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाई आराधना लेफ्ट द स्टेज? आराधना ने स्टेज को क्यों छोड़ दिया था? आंट टोल्ड हर ट्रूथ। आराधना बिकेम अपसेट एंड डिसाइडेड नॉट टू परफॉर्म इन स्कूल एनुअल डे। जब आंटी ने उसे सच बताया तो वह अपसेट हो गई और उसने डिसाइड किया कि वह अब एनुअल डे में परफॉर्म नहीं करेगी। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर इज अ केस ऑफ सस्पिशन, यानी कि ऐसा केस जिसमें संदेह है, जिसमें शक है। यह कहानी है डॉक्टर बेंसन और इवांस के बारे में। इवांस एक एम्बुलेंस ड्राइवर था जिसने अपनी जॉब खो दी थी और वह अब नई जॉब सर्च कर रहा था। डॉक्टर बेंसन एक अच्छे डॉक्टर थे और उनके पिताजी भी डॉक्टर थे। मिसेज ऑट श्योरले डॉक्टर बेंसन की रेगुलर कस्टमर थी। एक दिन बारिश वाली रात में डॉक्टर बेंसन के पास मिसेज ऑट श्योरले का कॉल आता है और कहते हैं, आपको एक प्रेगनेंसी केस के लिए मेरे घर आना पड़ेगा। तो डॉक्टर बेंसन अपनी कार लेते हैं और अपने मेडिकल का सामान लेते हैं, अपने बैग भी उठाते हैं और गाड़ी को ड्राइव करते हुए जा रहे होते हैं मिसेज ऑट श्योरले के घर पर। रास्ते में उनको इवांस मिलता है और इवांस उनसे कहता है, डॉक्टर साहब, क्या मुझे आपकी कार में लिफ्ट मिल सकती है?
डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ। तो इवांस डॉक्टर साहब की कार में आकर बैठ जाता है। उसके बाद इवांस डॉक्टर साहब से कहता है, डॉक्टर साहब क्या आपके पास सिगरेट है, मुझे एक सिगरेट चाहिए। तो डॉक्टर बेंसन कहते हैं ठीक है, मैं तो कार चला रहा हूं, आप एक काम करिए, मेरी पॉकेट में हाथ डालिए और सिगरेट निकाल लीजिए। इवांस बिल्कुल वैसा ही करता है। कुछ देर बाद इवांस दोबारा सिगरेट मांगता है। डॉक्टर बेंसन फिर से कहते हैं, एक काम करिए, आप मेरी पॉकेट में हाथ डालिए और सिगरेट निकाल लीजिए। अचानक डॉक्टर बेंसन को लगता है, जब इवांस जेब के अंदर से अर्थात पॉकेट में से सिगरेट निकाल रहा था, तो उसी पॉकेट में डॉक्टर साहब की एक महंगी घड़ी अर्थात वॉच रखी हुई थी और इवांस ने उसको भी खींच लिया। जब डॉक्टर साहब को ऐसा लगता है तो डॉक्टर साहब दूसरी जेब में अपना हाथ डालते हैं और अपना पिस्तौल निकालते हैं और पिस्तौल निकालने के बाद इवांस के यहाँ पे लगा देते हैं और कहते हैं, मेरी घड़ी मुझे वापस कर दो। इवांस को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। वह डॉक्टर साहब से कहता है, डॉक्टर साहब मेरे पास तो आपकी कोई वॉच नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब इवांस की जेब में हाथ डालते हैं और उसकी जेब में से कुछ निकालते हैं और अपनी जेब में रख लेते हैं और इवांस को अपनी कार से बाहर धक्का दे देते हैं। अर्थात डॉक्टर बेंसन पुश इवांस आउट ऑफ हिज कार। उसके बाद जब वह मिसेज ऑटसॉर्ली के घर पर पहुंचते हैं तो वहां पर प्रेगनेंसी केस था, एक औरत की डिलीवरी होने वाली थी। तो डिलीवरी होने के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो मिसेज ऑटसॉर्ली उनसे पूछती हैं, डॉक्टर साहब क्या समय हुआ है। डॉक्टर साहब जब अपनी जेब में हाथ डालते हैं तो उनको इवांस का मेडल मिलता है जो इवांस को अच्छी सर्विस के लिए दिया गया था। दूसरी जेब में जब हाथ डालते हैं डॉक्टर साहब तो घड़ी भी निकल के आती है। उस समय डॉक्टर बेंसन को अपनी गलती का एहसास होता है और डॉक्टर बेंसन कहते हैं, ये तो मैंने बहुत गलत किया, मैंने किसी जेंटलमैन से उसका मेडल छीन लिया। माय डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज इवांस? इवांस वाज अ एम्बुलेंस ड्राइवर। ही लॉस्ट हिज जॉब and now he was searching a new job and he was going to Detroit. इवांस एक एम्बुलेंस ड्राइवर था, उसकी नौकरी चली गई थी, वह एक नई जॉब तलाश कर रहा था, इसलिए वह जा रहा था डेट्रॉइट। सेकंड क्वेश्चन, हु वाज डॉक्टर बेंसन? डॉक्टर बेंसन वाज अ फेमस डॉक्टर। ही वाज गोइंग टू मिसेज ऑटसॉर्ले फार्म इन डार्क रेनी नाइट फॉर प्रेगनेंसी केस। Question number 3. Why did the doctor reach for his pistol? What did he do with it? डॉक्टर साहब ने अपनी पिस्तौल क्यों निकाली और उन्होंने इस पिस्तौल का क्या किया? Doctor believed Evans had stolen the watch. He put the pistol Evans had and pushed him out of car. डॉक्टर साहब को लगता था कि इवांस ने उनकी घड़ी चुरा ली है। डॉक्टर साहब ने पिस्तौल निकालकर इवांस के सर पर रख दी और उसे कार के बाहर धक्का दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड डॉक्टर बेंसन रियलाइज हिज मिस्टेक? डॉक्टर बेंसन को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? व्हेन मिसेज ऑटसॉर्ले आस्क्ड अबाउट द बेबी बर्थ टाइम, यानी कि जब मिसेज ऑटसॉर्ले ने डॉक्टर साहब से पूछा कि बच्चे के जन्म का समय क्या है। दैट टाइम डॉक्टर बेंसन रियलाइज हिज मिस्टेक। माय डियर स्टूडेंट, ये थे 5 मेन चैप्टर और उनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे। सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे सेक्शन ए में। बुक के जो क्वेश्चन आंसर है वो कहाँ मिलेंगे? सेक्शन ए में मिलेंगे आपको, क्योंकि सेक्शन ए जो है वो प्रोज और पोइट्री में से है। प्रोज यानी कि किताब की कहानियां और पोइट्री यानी कि किताब के अंदर से कविताएं। ये तो आपकी सारी कहानी हो गई और उनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा सारी कविताएं और उनके महत्वपूर्ण इंग्लिश पोइट्री जो आपके पेपर में सेक्शन ए में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन आपको आज इस वीडियो से मिल जाएंगे। बहुत छोटी सी वीडियो है, 4 मोस्ट इंपोर्टेंट पोयम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हर पोयम में से मेन क्वेश्चन भी बताऊंगा और पोयम की समरी भी बताऊंगा।
सेक्शन ए के अंदर ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। वीडियो को गंभीरता से देखो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी पिछली वाली वीडियो जरूर देखी होगी, जिसमें मैंने आपको 5 महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए थे, यानी कि स्टोरी बताई थी। और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ 4 महत्वपूर्ण पोयम्स यानी कि कविताएं। फर्स्ट पोयम है माय ग्रैंडमदर हाउस। माय ग्रैंडमदर हाउस जो लिखी है वो लिखी है कमला दास ने। माय ग्रैंडमदर हाउस पोयम को लिखा है कमला दास ने। यहाँ पर कमला दास अपनी ग्रैंडमदर यानी कि दादी माँ के घर पर जाती हैं काफी समय के बाद। दादी माँ की डेथ हो चुकी है, तो कमला दास उस घर में पहुंचती हैं और उस घर में हर एक वस्तु को छू छू कर देखती हैं और वहां पर वो महसूस करती हैं अपनी ग्रैंडमदर का लव। लेकिन वहां पर कुछ किताबें भी थीं, जो किताबें कभी कमला दास पढ़ नहीं पाती थीं छोटा होने की वजह से। बिकॉज कमला दास वॉज अ यंग गर्ल, दैट्स वाई कमला दास कुड नॉट रीड द बुक्स। लेकिन अभी वहां पर किताबों के बीच में कुछ स्नेक्स अर्थात सांप घूम रहे थे। घर की जो आंखें हैं वो विंडो से कंपेयर की गई हैं। द आई ऑफ हाउस आर कंपेयर्ड विद द विंडो ऑफ द हाउस। यह घर काफी ठंडा है, वहां पे ठंडी हवा चल रही है क्योंकि बहुत दिनों से वहां पर कोई नहीं आया है। उस जगह पर जाकर कमला दास को अपनी दादी माँ की बहुत याद आती है और उस प्यार की कमी महसूस करती हैं जो ग्रैंडमदर ने दिया था। पोयम का नाम है माय ग्रैंडमदर हाउस और लिखने वाली हैं कमला दास। अब चलते हैं इस पोयम के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोयम आर व्हाट हैपेंड टू द हाउस आफ्टर द ग्रैंडमदर डाइड। द हाउस विथड्रॉ इनटू द साइलेंस आफ्टर द ग्रैंडमदर डेथ। अर्थात दादी माँ की मृत्यु के बाद घर का क्या हुआ? घर पूरी तरह से साइलेंस यानी कि शांति में चला गया था। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वाज द पोएट नॉट एबल टू रीड द बुक्स? द पोएट वाज नॉट एबल टू रीड द बुक्स बिकॉज शी वाज वेरी यंग। वह बहुत छोटी थी उस समय, इसलिए हमारी पोएट बुक्स को नहीं पढ़ पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why is the air in the grandmother house described as frozen? Because nobody lived in the house and it was silent, even the air does not seems to be moving। यानी कि अब वर्तमान में इस घर में कोई नहीं रहता था और यहाँ तक कि हवा भी ऐसा नहीं लगती थी कि हवा भी यहाँ पर आती है या हवा भी यहाँ पर हिलती है। इसलिए यह घर डिस्क्राइब किया गया है एज अ फ्रोजन। फ्रोजन यानी कि जमा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सी बेगिंग फॉर? सी यहाँ पे यूज किया गया है कमला दास के लिए। सी इज बेगिंग फॉर लव। यहाँ पर वो बेगिंग कर रही हैं प्यार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज सी मीन बाय स्मॉल चेंज? यानी कि स्मॉल चेंज का क्या मतलब है? अ लिटिल लव। Love in small quantity is the meaning here for small change। My dear student, ये थे इस पोएम के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इसका मतलब होता है बिच्छू वाली रात। इस कविता में हमारा पोएट जो काफी गरीब था बचपन में, अपनी माँ के साथ जमीन पर अपने कच्चे घर में सो रहा होता है। यह एक बरसात वाली रात है, लेकिन हुआ क्या वहां पर कि एक बिच्छू आता है और माँ को डंक मार देता है यानी कि स्टंग कर देता है। जब यह बात पोएट के पिताजी को पता चलती है तो वह हल्दी लगाते हैं और जब यह बात गांव के लोगों को पता चलती है तो सारे के सारे लोग वहां पर आ जाते हैं और 100 टाइम्स यानी कि 100 बार भगवान का नाम जपते हैं। सारी रात चारों तरफ से घेर कर लोग माता जी को वहां पर बैठे रहते हैं। मॉर्निंग में होता क्या है, अंत में माता जी को होश आ जाता है और वो ठीक महसूस करती हैं। जब माता जी जगती हैं तो माता जी कहती हैं थैंक गॉड, मुझे इस बात की बहुत खुशी है
कि स्कॉर्पियन ने यानी कि बिच्छू ने सिर्फ मुझे काटा, मेरे बच्चों को नहीं काटा। इस तरह इस कविता में एक माँ का प्यार भी दिखाया गया है। हाँ, एक बात और, यहाँ पर यह भी पूछा गया है, डंक मारने के बाद बिच्छू कहाँ चला जाता है? डंक मारने के बाद बिच्छू अर्थात स्कॉर्पियन चावल की बोरी के पीछे छिप जाता है। चावल की बोरी को इंग्लिश में बोलते हैं सैक ऑफ राइस, SACK, सैक ऑफ राइस, यानी कि चावल की बोरी। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द स्कॉर्पियन क्रॉल, यानी कि स्कॉर्पियन कहाँ चला जाता है? द स्कॉर्पियन क्रॉल अंडर सैक ऑफ राइस। सेकंड क्वेश्चन है हु इज आई इन द पोएम? आंसर इज द पोइट इज आई इन द पोएम, यानी कविता में आई शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यह प्रयोग किया गया है हमारे पोइट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द पीजेंट से द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स, यानी कि जो पीजेंट्स यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है? किसानों के लिए। पीजेंट अर्थात किसान अर्थात गांव वाले लोग 100 बार भगवान का नाम क्यों लेते हैं? पीजेंट से द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स टू पैरालाइज द इविल, वो चाहते थे यानी कि जो जहर है बिच्छू का वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द मदर फील रिलाइव्ड? द आंसर इज मदर वाज फीलिंग रिलाइव्ड बिकॉज स्कॉर्पियन स्टंग ओनली हर एंड लेफ्ट हर चिल्ड्रन। मदर इसलिए रिलाइव्ड फील कर रही थी कि बिच्छू ने सिर्फ उन्हें काटा और बच्चों को छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ड्रॉप द स्कॉर्पियन इनसाइड द हाउस, यानी कि बिच्छू घर में अंदर क्यों आया? इट वॉज अ डार्क रेनी नाइट, यानी कि रात भी थी और बारिश भी हो रही थी, इसलिए द स्कॉर्पियन केम इनसाइड द हाउस। ये थे इस पोएम के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब चलते हैं नेक्स्ट पोएम की तरफ। नेक्स्ट पोएम का नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। यह पोएम लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखना, पूछा जाता है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। वेयर द माइंड विदाउट फियर में हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी बार बार कहते हैं मैं एक ऐसा देश देखना चाहता हूं वेयर नॉलेज इज फ्री, यानी कि एजुकेशन क्या है? सभी के लिए अवेलेबल है। आई वॉन्ट टू सी द कंट्री, आई वॉन्ट टू सी द नेशन वेयर द हेड इज हेल्ड हाई, यानी कि मस्तक लोगों के ऊंचे उठे रहें। रविंद्रनाथ टैगोर वॉन्ट अ नेशन वेयर नॉलेज इज कंप्लीटली फ्री, यानी कि जो ज्ञान है वो सभी के लिए बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। पीपल आर नॉट डिवाइडेड इन नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से डिवाइड ना हो, यानी कि मतभेद ना रखें। और रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसा देश देखना चाहते हैं जहां पर क्या होना चाहिए? परफेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परफेक्शन। आर्म्स यानी कि भुजाएं, स्ट्रेच यानी कि फैली हो टुवर्ड्स द परफेक्शन। एक ऐसा देश देखना चाहते हैं। तो इस पोएम को किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और पोएम का नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, यानी कि जहां पर किसी के दिमाग में, किसी के मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का डर न हो। अब चलते हैं इस पोएम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर की तरफ। व्हाट डज द पोएट मीन बाय नॉलेज इज फ्री, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर का इससे क्या मतलब है? नॉलेज इज फ्री। अ कंट्री वेयर नॉलेज इज अवेलेबल टू एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं एक ऐसा देश जहां पर नॉलेज और एजुकेशन सभी को बिना किसी भेदभाव के मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स? नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मीन द आइडिया विच आर नैरो माइंडेड एंड पुअर थिंकिंग, यानी कि ऐसे आइडिया जो काफी पुरानी सोच के हैं, छोटी सोच के हैं और नैरो माइंडेड लोगों के हैं, उनको कहा गया है नैरो डोमेस्टिक वॉल।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय टायरलेस स्ट्राइविंग। टायरलेस यानी कि बिना थके। तो अब बात करते हैं इसके आंसर की। द एफर्ट्स विच आर कंटिन्यूअस फॉर द परफेक्शन, यानी कि ऐसे प्रयास जो परफेक्शन के लिए लगातार होते रहते हैं, उसको बोला गया है टायरलेस स्ट्राइविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब हेवन ऑफ फ्रीडम, यानी कि हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर हेवन ऑफ फ्रीडम को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। वेयर हेड इज हेल्ड हाई, यानी कि एक ऐसा देश जहां पर लोगों के सर सम्मान से ऊंचे हों। नॉलेज इज फ्री, नॉलेज वहां पर फ्री हो। पीपल आर ओपन माइंडेड, और लोग वहां पर ओपन माइंडेड हों, उसको बोलते हैं हेवन ऑफ फ्रीडम, हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट इज व्हाई इज रीजन कंपेयर्ड विद द क्लियर स्ट्रीम। क्लियरिटी ऑफ थॉट इज कंपेयर्ड विद द क्लियर स्ट्रीम, यानी कि क्लियरिटी ऑफ थॉट का मतलब होता है विचारों की स्पष्टता। क्लियरिटी ऑफ थॉट इज कंपेयर्ड, तुलना की गई है विद द क्लियर स्ट्रीम। माय डियर स्टूडेंट, ये थे इस पोयम के महत्वपूर्ण प्रश्न। माय डियर स्टूडेंट, फोर्थ और लास्ट जो पोयम है वो है द रोड नॉट टेकन। ऐसे रास्ते जो कभी किसी ने अपनाए ही नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा पोइट है वो बहुत कंफ्यूज है। उसके सामने ना दो रास्ते हैं। एक ऐसा रास्ता जो काफी सूखा है, यानी कि ड्राई पाथ है, और एक ऐसा रास्ता जो काफी ग्रेसी है, ग्रेसी यानी कि हरा भरा। तो हमारा पोइट इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूजन है कि वह किस रास्ते पर आगे बढ़े। लेकिन फाइनली हमारा पोइट उसी रास्ते पर आगे बढ़ता है जो काफी ग्रेसी है, और उसी रास्ते को तय करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है जो ड्राई रास्ते हैं, यानी कि जो मुसीबतों वाले रास्ते हैं, उस पर बहुत ही कम लोग गए हैं। इस पोयम में ये बताने की कोशिश भी की गई है कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं। द रोड विच आर नॉट टेकन, यानी कि ऐसे रास्ते जिन पर कोई चला नहीं है, जिसको किसी ने तय नहीं किया है। यहाँ पर हमारा जो पोइट है वो कंफ्यूज भी होता है, थोड़ी देर रुकता भी है, आगे की तरफ देखता भी है, और आगे की तरफ इसलिए देखता है, वह जानने की कोशिश करता है कि आगे जाकर क्या अंत होगा, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि उसको अंत नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए इस पोएम का नाम रखा गया है द रोड नॉट टेकन। हम दूसरे शब्दों में यह भी समझ सकते हैं, जिंदगी में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो काफी सरल होते हैं, और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो काफी मुश्किल होते हैं। तो लोग उन्हीं रास्तों पर चलना चाहते हैं जो काफी सरल होते हैं। अब चलते हैं इस पोएम के क्वेश्चन और आंसर की तरफ। Why does the poet call the woods yellow board? यानी कि हमारा जो पोइट है वो वुड्स को येलो बोर्ड क्यों कहता है। इट वॉज द ऑटम, यह ऑटम का टाइम था। द लीव्स वर येलो, सारी पत्तियां क्या हो गई थी, पीली हो गई थी। हु इज द ट्रेवलर, वाई डज ही फील सॉरी, यानी कि ट्रेवलर कौन है, वो कौन व्यक्ति है जो रोड पर ट्रेवल करना चाहता है। द पोइट इज ट्रेवलर, ही फील सॉरी बिकॉज ही कैन नॉट ट्रेवल बोथ द रोड। हमारा जो पोइट है वही ट्रेवलर है, और वह इसलिए सॉरी फील करता है कि वह दोनों रास्ते एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकता। वाई डज द पोइट लुक डाउन द रोड एज फॉर एज ही कैन सी, हमारा पोइट रोड को देखने की कोशिश क्यों करता है, जितना अधिक वो देख सकता है उतना अधिक देखने की कोशिश क्यों करता है। द पोइट वॉन्ट टू नो व्हाट लाइज अहेड, हमारा पोइट जानना चाहता है कि आगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द अदर रोड हैव बेटर क्लेम, यानी कि जो दूसरे रोड है वो बेटर क्यों लगते हैं। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वेरी ग्रीन, क्योंकि यह रास्ता काफी ग्रेसी था और हरा भरा था। व्हाट डू द टू रोड स्टैंड फॉर इन द पोएम, यानी कि
इस पोयम में टू रोड यानी कि दो रास्ते का क्या मतलब है? द टू रोड स्टैंड फॉर द चॉइस वी हैव टू मेक इन द लाइफ। यहाँ पर यह बताने की कोशिश की है जिस तरह यहाँ पर दो रोड हैं उसी तरह जीवन में भी हमारे पास चॉइस आती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जिस तरह हमारा पोइट कंफ्यूज हो गया था कि दोनों रास्तों में से उसे किस पर चलना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, ये थी 4 पोयम और उनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अब तक मैंने आपको स्टोरी भी करा दी, पोएम्स भी करा दी। अब आगे की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ग्रामर और ESP फॉर रिसेप्शनिस्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट का वीडियो, ग्रामर और रिवीजन। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो 40 है उसमें होगा लेटर। लेटर अर्थात फॉर्मल लेटर। अब मैं आपको फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट बता रहा हूं। जब हम किसी को फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो वहां पर 2 एड्रेस आते हैं, एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर। तो सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आता है। अगर आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया है तो आपने वहां पे देखा होगा जो सेंडर है उसका एड्रेस है 142C RK पुरम सेक्टर 8 दिल्ली। तो आपने वो लेटर में से एड्रेस अपनी आंसर शीट में लिख लेना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ो और वहां पे लिखो डेट। डेट लिख लीजिए, आज की ही डेट लिख लीजिए। अब आपने डेट लिख ली होगी। उसके बाद एक लाइन फिर छोड़ो और लिखो टू द सेल्स मैनेजर, यानी कि जिसको हम एड्रेस यानी कि जिसको हम लेटर भेज रहे हैं। टू द सेल्स मैनेजर सारस इलेक्ट्रॉनिक्स मयूर विहार दिल्ली 91। उसके बाद लिखना होता है सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश या पॉलिटिकल साइंस नहीं है। सब्जेक्ट का मतलब है कि आप किस विषय में वो लेटर लिख रहे हैं। तो उसके बाद आपने लिखा सब्जेक्ट कंप्लेनिंग अबाउट नॉन रिसीव्ड वॉशिंग मशीन, यानी कि जो आपने वॉशिंग मशीन खरीदी थी उसकी डिलीवरी अभी आपके घर पर नहीं हुई है। उसके बाद एक लाइन फिर छोड़िए और लिखिए सर या मैम, यानी कि जिस किसी को भी लिख रहे हैं वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। फिर आपने लिखना शुरू करना है, एक लाइन छोड़ के आई परचेज अ सैमसंग सैम इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन। मैंने एक सैमसंग की वॉशिंग मशीन खरीदी थी आपके यहाँ से। ऑन डेटेड 13 अप्रैल, बिल नंबर डैश डैश डैश, जो भी बिल नंबर है, विच वॉज कमिटेड टू बी डिलीवर नेक्स्ट डे, जिसका आपने वायदा किया था कि भाई हम आपको नेक्स्ट डे वो डिलीवरी कर देंगे। बट स्टिल डिलीवरी इज पेंडिंग, लेकिन अभी तक डिलीवरी पेंडिंग है। इतना सब कुछ आपको लिखना है। उसके बाद एक लाइन फिर छोड़ेंगे आप और आप लिखेंगे आई एम लुकिंग फॉर सेटिस्फाइड आंसर फ्रॉम योर साइड। I request you to solve my problem as soon as possible. Please make delivery as soon as possible. उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे I am hoping a positive response from your side. उसके बाद एक लाइन छोड़ना है और लिखना है thanking you. Thanks मत लिखना, thanking you लिखना। और उसके बाद लिखोगे your truly, नाम यानी कि जो कोई भी कंप्लेंट कर रहा है उसका नाम और उसका फोन नंबर। इस तरह आपका लेटर हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41 भी आपको सेक्शन डी में मिलेगा और यह एक नोटिस है। आप देखो जो आपको क्वेश्चन पेपर सेंड कर रखा है उसकी PDF आपने प्रिंट आउट कराई होगी, तो उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? एक नोटिस है। नोटिस के अंदर आपको क्या करना होता है, कुछ इंफॉर्मेशन सामने वाले लोगों तक पहुंचानी होती है। तो यह जो नोटिस लिखा गया है एक फॉर्मल नोटिस है और ये लिखा है जिम खाना लखनऊ। इस क्लब ने एक नोटिस लिखा है, किस बारे में लिखा है? मीटिंग के बारे में। ठीक है, नोटिस किसके बारे में? मीटिंग के। तो अब यहां पर नोटिस का फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है, देखिएगा। नोटिस में राइट हैंड साइड पर सबसे ऊपर लिखी जाती है डेट, तो आपने वहां पे डेट लिख दी। अब वहां पर देखो क्या लिख रहा है, इट इज हियर बाय इन्फॉर्म टू ऑल द मेंबर ऑफ द क्लब। क्लब के सभी मेंबर को हम सूचित करते हैं वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ मीटिंग, हम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। द डिटेल्स आर बिलो, यानी कि आप मीटिंग कहाँ पे कर रहे हो उसकी डिटेल आपने नीचे लिख रखी है। डेट यानी कि किस तारीख को मीटिंग होगी, टाइम यानी कि कितने बजे होगी, वेन्यू यानी कि किस स्थान पर मीटिंग होगी। नोटिस किसी भी बारे में आ सकता है, साइंस एग्जीबिशन, स्पोर्ट्स डे, एनुअल डे, आप किसी भी बारे में नोटिस
लिखने के लिए NIOS वाले आपसे कह सकते हैं। उसके बाद लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू बी देयर ऑन टाइम। आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप समय पर पहुंच जाना। योर प्रेजेंस विल डेफिनेटली इफेक्ट अस एंड इट्स रियली मैटर टू अस। आपकी प्रेजेंस हमारे लिए वास्तव में मायने रखती है। जब हम नोटिस को बंद करते हैं तो वहां पे जो भी नोटिस लिखता है, सेक्रेटरी हो, प्रेसिडेंट हो, चेयरमैन हो, उसकी रैंक लिखी जाती है, फिर उसके बाद उसका नाम और फिर उसका फोन नंबर लिखा जाता है। नोटिस का फॉर्मेट आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 40 लेटर, क्वेश्चन नंबर 41 नोटिस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 42 है रिपोर्ट। यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि पेपर में रिपोर्ट आ रही है। रिपोर्ट फर्स्ट टाइम आपके पेपर में आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको रिपोर्ट का फॉर्मेट बताता हूं। देखो, नोटिस भी बॉक्स में आता है और रिपोर्ट भी बॉक्स में आती है। रिपोर्ट में सबसे ऊपर लिखेंगे रिपोर्ट और उसके बाद लिखेंगे टाइटल। जैसे कि आपने अगर क्वेश्चन पेपर को देखा होगा तो वहां पर जो टाइटल है वो है हॉस्पिटल इंस्पेक्शन, यानी कि हॉस्पिटल में इंस्पेक्शन का टाइटल है। उसके बाद लिख रहे हैं आप रिपोर्टेड बाय, यानी कि रिपोर्ट किसने दी है। अगर पेपर में रिपोर्टेड बाय का नाम दिया हो तो वो नाम आप लिख देना, अन्यथा आप अपना ही नाम लिख देना। तो रिपोर्टेड बाय में आपने लिख दिया अपना नाम। उसके बाद आप टॉपिक के बारे में लिखना शुरू करेंगे। रिपोर्ट हमेशा पास्ट में होती है। रिपोर्ट लिखते समय सारी महत्वपूर्ण बातें क्रमबद्ध तरीके से लिखी जाती हैं। डेट, टाइम, प्लेस, जो भी व्यक्ति हैं उन सबके नाम। रिपोर्ट में कभी भी विल बी, विल हैव टू शब्द का यूज नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट में कभी भी इज एम आर का प्रयोग भी नहीं किया जाता। रिपोर्ट में हमेशा वॉज, वर, हैड, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। और रिपोर्ट को लिखने के बाद बॉक्स को बंद किया जाता है। जैसे कि ये जो रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है कि हॉस्पिटल के बारे में आपको लिखना है। आपने हॉस्पिटल में विजिट किया और वहां पर आपने क्या क्या देखा उसके बारे में आपको एक रिपोर्ट बनानी है। स्क्रीन पर फॉर्मेट दिख रहा होगा, फिर भी सुनिए। I visited dash hospital. It was a nice hospital. Doctor was this. Number of patient was this. जो भी आप लिखना चाहें। Facilities was too good या facilities was not too good, जो भी आप लिखना चाहें। Hygiene was too excellent. Medical store room was very good. It was very nice behavior by the doctor and by the nursing staff to the patient, and everybody was satisfied by the सर्विस ऑफ हॉस्पिटल। इस तरह आप पूरी रिपोर्ट लिखकर बॉक्स को बंद कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी रिपोर्ट। लेटर हो गया, नोटिस हो गई, रिपोर्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 40, 41, 42। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 43 है वो है ESP फॉर द रिसेप्शनिस्ट। वैसे तो इसका ग्रामर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब आ गया है तो चलते हैं, इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 43 खोल लेना है और वहां पे क्वेश्चन लिखा है व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द रिसेप्शनिस्ट व्हाइल टेकिंग द कॉल। यानी कि जब भी कोई रिसेप्शनिस्ट कॉल अटेंड करता है या करती है तो उसे कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, डिस्टरबेंस, चैनल नॉइज, वॉइस इज नॉट क्लियर, मल्टीपल क्वेरीज, मल्टीपल क्वेश्चंस, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रॉब्लम फेस्ड बाय द रिसेप्शनिस्ट व्हाइल टेकिंग द कॉल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 जो आपका है वो है एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। यह कॉन्वर्सेशन मैं आपको सेक्शन ई वाली वीडियो में पहले ही करा चुका हूं। आप वहां से इसको देख सकते हैं, पूरा फॉर्मेट वहां पर है। इस वीडियो को फालतू में लंबा करने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर जो 45 है वो भी मैं आपको करा चुका हूं और वो है आपका एक टेलीफोनिक मैसेज। क्वेश्चन नंबर 44 टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, क्वेश्चन नंबर 45 टेलीफोनिक मैसेज। आपको शायद याद आ रहा हो, वहां पर मैंने आपको समझाया था टेलीफोनिक मैसेज जब लिखा जाता है तो बॉक्स में लिखा जाता है टू, फ्रॉम, डेट, टाइम। जैसे कि सपोज करिए आपने मुझे कॉल किया तो टू में आ गया राकेश सोलंकी, फ्रॉम में आ जाएगा आपका नाम, डेट और टाइम, पेपर वाली डेट डाल देना, पेपर वाला टाइम डाल देना। उसके बाद मैसेज, आई एम नॉट कमिंग फॉर द क्लास टुमारो। इतना लिखने के बाद टेकन बाय, लेकिन वो कॉल किसने अटेंड कर लिया, मेरे यहाँ पर रिसेप्शन पे, तो टेकन बाय में किसका नाम आ जाएगा, रिसेप्शनिस्ट। इस तरह टेलीफोनिक मैसेज लिखा जाता है। सेक्शन ई की जो वीडियो है उसमें मैंने इसका फॉर्मेट बिल्कुल बताया है, आप इसके लिए उस वाली वीडियो को
देख सकते हैं। अब तक की वीडियो में हो चुका है लेटर, नोटिस, रिपोर्ट, टेलीफोनिक मैसेज, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन और प्रॉब्लम फेस्ड बाय द रिसेप्शनिस्ट व्हाइल टेकिंग द कॉल। इतना अभी तक आपने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, वहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 36, वहां पर दे रखा होगा समरी, यानी कि एक पैसेज दे रखा है, पैसेज को रीड करना है और रीड करने के बाद उसमें से समरी लिखनी है। देखो पेपर में आपके पास बहुत कम समय होता है, इसलिए आप क्या करें, जब आप समरी को रीड करें तो जो जो मेन पॉइंट हैं उनको अंडरलाइन करते रहें, और जब आप समरी लिखें, समरी का मतलब होता है एक बहुत बड़े पैराग्राफ को कम शब्दों में लिखना। तो सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे, टाइटल में लिखेंगे समरी, समरी में उसी पैसेज के अंदर से आपको जो जो मेन बात समझ में आ रही है बहुत कम पढ़े, ठीक है, ज्यादा पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो जाएगा, इसलिए बहुत कम पढ़े, समरी उसी पैसेज में से लिखकर चले आना और बॉक्स को कर देना बंद। सबसे आसान होता है पेपर के अंदर और बहुत आसानी से इसमें पास हो जाते, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने में। अगर प्रिंट आउट आपके हाथ में है तो पेपर समझ में आएगा, इस बात का ध्यान रखना, कंजूसी मत करो, जाके प्रिंट आउट निकलवा लो, 6-7 रुपए के प्रिंट आउट निकलेंगे। और खोलो अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है WH क्वेश्चंस। देखिए WH क्वेश्चंस क्या होते हैं, W और H, कोई भी ऐसा सेंटेंस या तो वो W से स्टार्ट होता है या H से स्टार्ट होता है। W मीन्स वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हाई, और H मीन्स हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच। इनको हिंदी में हम प्रश्नवाचक शब्द भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 खोलो से देखो, मैं साथ के साथ पढ़ रहा हूं और वहां पे एक काम करो, पेंसिल से लिखते रहना, बहुत आसान तरीका है। देखो फर्स्ट लिखा है डैश इज योर हॉबी, यानी कि आपकी हॉबी क्या है। अब क्या है तो क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट, तो वहां पे भर दो फर्स्ट में व्हाट, WHAT, व्हाट इज योर हॉबी, हो गया 1 नंबर आपका। अब दूसरा देखो, डैश इज योर न्यू जॉब, यानी कि आपकी न्यू जॉब कैसी चल रही है, तो कैसी को बोलते हैं हाउ। अब हो गए आपके 2 नंबर। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं अब, डैश डू यू थिंक अबाउट द पार्टी, यानी कि पार्टी के बारे में आप क्या सोचते हो, और क्या को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट, तो वहां पे भर दीजिए WHAT। हो गए आपके 4 नंबर। बहुत कम दिमाग लगाकर बहुत कम शब्दों में आपने 4 नंबर कमा लिए। अब तक आपने इतना पेपर कर लिया कि आप सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के द्वारा पास हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, प्रिंट आउट निकलवा लो, क्वेश्चन वहां पर देखते रहो, उसके हिसाब से फॉर्मेट भी देखते रहो और लिखते रहो। आंसर नंबर 16, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस को पहचानना। चलिए अब आप देखिए पेपर में फटाफट फटाफट। फर्स्ट, सिद्धि वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम फ्रेश फ्रूट्स, यानी कि सिद्धि बाजार गई और उसने कुछ ताजा फल खरीदे। ये एक कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड पर टिक लगा लीजिए। आपने कैसे पहचाना यह कंपाउंड सेंटेंस है, देखिए यहां पर आ रहा है एंड, AND, मैंने ऐसे पहचान लिया इसे। अब अभिषेक लाइक द शर्ट विच हिज ब्रदर प्रेजेंटेड टू हिम, यह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद हर लास्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज, ये एक सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें न तो कहीं एंड आ रहा न कहीं विच आ रहा। एक सेंटेंस जिसमें एंड, विच, व्हेन, व्हाई, हु कुछ भी नहीं आ रहा, वो सीधा सीधा हो गया सिंपल सेंटेंस। आगे, दे टॉक विद हिम इन इंग्लिश बट ही रिप्लाइज इन फ्रेंच, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। जैसा मैंने आपको बताया, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, क्वेश्चन नंबर 16, 4 नंबर के ये आपसे पूछे जाते हैं। अब चलते हैं आंसर नंबर 15 की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। PDF आपने ओपन कर रखी होगी। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, ठीक है, प्रेपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें हमारी पोजीशन के बारे में बताते हैं। प्रेपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन और कंडीशन के बारे में बताते हैं। लेट्स सी, वी शुड लिव डैश आवर मीन्स, तो वी शुड लिव विद इन आवर
मीन्स। तो फर्स्ट वाले में आप फिल कर लीजिए विद इन। आई कुड नॉट एग्री, मैं एग्री नहीं हो सका किसे, विद हिम, उसके साथ, यानी कि उसकी बातों से, तो यहाँ पे आ गया विद। ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर यानी कि उसने ट्रेवल किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। द बॉल रोल्ड इनटू द होल, यानी कि जो बॉल थी वो कहाँ पे चली गई, होल में चली गई। मोशन हो रही थी, एक्शन भी हो रहा था, विद मोशन हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पे यूज किया इनटू का, इनटू द होल। ये हो गया आपका आंसर नंबर 15। माय डियर स्टूडेंट, ग्रामर के मोस्टली क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। यह बात आपको समझ में आ गई है। ऐसे राइटिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही है, एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही है, नोट मेकिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही है। जो जो ग्रामर से आ रहा था सारा का सारा मैंने आपको बता दिया। सेक्शन बी में सारा का सारा अनसीन पैसेज रहेगा और उसी के अंदर से आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। पैसेज के अंदर से ही आपसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किताब के अंदर से एमसीक्यू बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। सेक्शन ई इंग्लिश फॉर रिसेप्शनिस्ट मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। सारे चैप्टर की समरी वो मैंने प्रोज और पोएट्री की वीडियो बनाकर आपको अलग अलग से बता दी हैं। अब चलते हैं रिवीजन की तरफ। सबसे पहले बुक की कुछ कहानियां। तो पहली कहानी थी माय सन विल नॉट अ बेगर बी। दिस स्टोरी इज अबाउट वेद मेहता। वेद मेहता वॉज अ ब्लाइंड चाइल्ड, हिज फादर वॉज अ डॉक्टर, मदर वॉज अनएजुकेटेड, ही हैड 3 sisters and 1 brother. Sister treated him like a doll. Mother always cry for the Ved Mehta. Father have a little hope. One day Pandit advised to Ved mother, go for the holy puja. Mother done like this. Hakim also prescribed surma into the Ved eyes. It caused burning. Father called to the mother, and finally father enrolled Ved into the blind school in Mumbai. Ved Mehta missed the color and butterfly in his childhood, and he feel good and thanks to the God for educated father and caring father. So this is the summary of My Son Will Not a Beggar Be. Next summary thi I Must Know the Truth. I Must Know the Truth is a story about Aradhana. Aradhana was an adopted child. She was not so beautiful. Her color was fair. Her auntie Parmila told the truth, my dear, you are an adopted child. Aradhana was going to perform in the annual day of school Bharatnatyam dance. When Aradhana knew about it, Aradhana was shocked. Aradhana decided not to perform. Mother went to the Aradhana and said, my dear Aradhana, we care you lot, we love you lot. That day, Aradhana decided to perform for the mother. The performance was dedicated to mother, and mother gifted a necklace to Aradhana. Finally, everybody was very happy, and Aunt Parmila was a rude lady who was jealous to Aradhana. So that is the summary. Next summary है If I were you, अगर मैं आपकी जगह होता. This summary is about, this chapter is about 2 main character. It is a play. The play name is If I Were You. Intruder. The meaning of intruder is Ghuspaithia. Intruder came into the cottage and put a pistol to the Charles. Charles say, who are you and why are you trying to kill me? Then intruder told, you are having the same identity, same face as I. Intruder asked, have you the car? What is your name? Finally, Charles was very intelligent. He talked with intruder and pushed him into the almirah and called to the police. Police come and arrested to the intruder. So that is the summary of the chapter. अब चलते हैं next chapter summary की तरफ. The chapter name is A Case of Suspicion. यहाँ पर डॉक्टर बेंसन को शक हो जाता है कि इवांस इज अ थीफ, बट इवांस वाज अ एम्बुलेंस ड्राइवर. He lost his job. Now he was going to the Detroit for searching a job. It was a dark, rainy night. Mrs. Oddshorley called to the Dr. Benson and said, Dr. Saab, please come to my home. There is a case of pregnancy. When doctor was driving for the Mrs. Oddshorley farmhouse, on the way, he once asked for the lift.
Doctor say, okay, please come, welcome, you are welcome in my car. After few minutes, Evans asked, Doctor Saab, have you the cigarette? Then doctor say, okay, do one thing, put your hand in my pocket and get the cigarette. Evans also done like that. Evans second time asked for the cigarette. Doctor say, okay, do this. Suddenly, Dr. Benson realized Evans has stolen the watch from the pocket. So Dr. Benson put the pistol to the Evans' head and threw him out of car. When Dr. Benson reached to the Mrs. Otsoley house and on the time of baby birth, Mrs. Otsoley asked, what is the time, Dr. Sahab? Then doctor find his watch in pocket and in second pocket, doctor find the medal of Evans. That time Dr. Benson realized his mistake. Doctor say, oh my god, what I done? Evans was really a true man and I snatched a medal of a true man. So that is the summary of this chapter. तो माय डियर स्टूडेंट, ये हो गए आपके सारे चैप्टर की समरी। अब चलते हैं कविताओं की तरफ, यानी कि पोइम्स की तरफ। सुनिए, फर्स्ट पोएम जो है वो है माय ग्रैंड मदर हाउस, विच इज रिटन बाय द कमला दास। कमला दास गॉट लॉट ऑफ लव फ्रॉम द ग्रैंड मदर। द हाउस विंडो आर कंपेयर्ड विद द आई। द स्नेक्स वर मूविंग अमंग द बुक्स एंड हाउस वॉज फ्रोजन, यानी कि जमा हुआ था, बिकॉज नो बडी वॉज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो दैट इज द समरी ऑफ द पोएम एंड दीज आर द मेन क्वेश्चन। और सेकेंड पोएम इज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। दिस पोएम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इन दिस पोएम रविंद्रनाथ टैगोर want a nation where education is free. Peoples are not divided in narrow domestic walls. Everybody have the freedom of thoughts and arms are stretched toward the perfection. There is no dispute between the people. Rabindranath Tagore wants a nation where education is free and it is like a heaven. So that is the summary of this पोएम। माय डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं नेक्स्ट पोएम की तरफ और पोएम का नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, यानी कि बिच्छू वाली रात। इन दिस पोएम द पोएट इज स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड इन अ मडी हाउस इन द डार्क रेनी नाइट विद हिज मदर ऑन द ग्राउंड। सडनली अ स्कॉर्पियन स्टंग बाइट टू द मदर। आफ्टर बाइट द मदर, द स्कॉर्पियन hide itself under the sack of rice. The farmer, the peasants came into the dark night and reciting the name of Lord 100 times. Father put many herbs, herbal medicine and pray to the God. Mother got conscious and when mother wake up, mother say, thank God, my children are safe. Scorpion stung only me, not to my children. So that is the summary of this poem. My dear student, अब चलते हैं सेक्शन ई की तरफ। सिर्फ आपको लगेंगे 2 मिनट, नहीं 2 मिनट तो कम है, आपको लगेंगे सिर्फ 4 मिनट। 4 मिनट के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ सेक्शन ई। सेक्शन ई में सारे क्वेश्चन आएंगे रिसेप्शन से जुड़े हुए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द आइटम दैट अ रिसेप्शनिस्ट कीप हैंडी ऑन रिसेप्शन डेस्क, यानी कि ऐसे कौन कौन से आइटम है जो रिसेप्शन डेस्क पे होनी चाहिए। इंटरनल टेलीफोन डायरेक्टरी, सी फॉर्म, रजिस्टर ऑफ कॉलर, स्टेशनरी, मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, लिस्ट ऑफ स्टाफ ऑन अटेंडेंस, एड्रेस ऑफ नियर बाय होटल्स एंड टूरिस्ट प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द रिसेप्शनिस्ट व्हाइल टेकिंग द कॉल, यानी कि जब कोई रिसेप्शनिस्ट कॉल अटेंड करती है तो उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। नंबर 1 डिस्टर्बेंस, नंबर 2 नॉइज, नंबर 3 मल्टीपल क्वेरीज, Number 4 voice is not clear. Next question is what are the duty of receptionist? Duty of receptionist are welcome the guest, attend the visitor, provide information, welcome the guest, take down the message, fix the appointment, fix the interview and convey the message left by the visitor to the correct person, to the right person. Next, what are the quality of a good receptionist? He or she should be good in English, especially written English and spoken English, good knowledge of computer, pleasant personality,
वेल ड्रेस, पोलाइट बिहेवियर, पेशेंसफुल. इट शुड बी द क्वालिटी ऑफ अ गुड रिसेप्शनिस्ट. सेक्शन ई, क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ई, जिसका नाम है इंग्लिश फॉर रिसेप्शनिस्ट. माय डियर स्टूडेंट, यह जो सेक्शन है टोटल आता है आपका 15 मार्क्स का, अर्थात 15 नंबर के क्वेश्चन आंसर इसमें से पूछे जाते हैं. मैं आपको ये बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन इस सेक्शन ई में आपसे पूछे जाएंगे. पार्ट ए में जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, 3 क्वेश्चन आपके होंगे इंग्लिश फॉर रिसेप्शनिस्ट सेक्शन में, और यह होंगे टोटल 5 नंबर के. 3 क्वेश्चन 5 नंबर के. पार्ट 2 में देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन नंबर 45 ईएसपी फॉर रिसेप्शनिस्ट सेक्शन में आपसे पूछे जाएंगे, और ये होंगे आपसे 10 मार्क्स के. पार्ट ए में 5 मार्क्स, पार्ट बी में 10 मार्क्स. इस तरह ये पूरा सेक्शन ई आता है 15 मार्क्स का, और टोटल क्वेश्चन आएंगे 6 क्वेश्चन आएंगे. अब ये 6 क्वेश्चन अर्थात 6 क्वेश्चन मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द रिसेप्शनिस्ट व्हाइल टेकिंग कॉल्स. यानी कि जब भी कोई इंसान रिसेप्शन पे होता है और कॉल अटेंड करता है तो उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, सामना करना पड़ता है. द आंसर इज डिस्टर्बिंग साउंड एंड नॉइज इन द बैकग्राउंड, पीपल गिव लॉन्ग एंड डिफिकल्ट आंसर, मैसेज नॉट क्लियर, वन मे स्पीक टू क्विकली, यानी कि कोई भी इंसान बहुत तेज भी बोल सकता है, मल्टीपल क्वेरीज. ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं एक इंसान को जो रिसेप्शन पे काम करता है. क्वेश्चन नंबर 2, ऑन रिसीविंग अ कॉल रिसेप्शनिस्ट गोज टू द विच स्टेप्स. यानी कि जब भी कोई टेलीफोनिक कॉल आती है तो रिसेप्शनिस्ट को कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ते हैं. आंसर इज ग्रीट एंड गिव आइडेंटिटी. सबसे पहले उसको ग्रीट करना पड़ता है, अर्थात गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलना पड़ता है, और अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ती है, यानी कि अपना नाम बताना पड़ता है. ऑफर हेल्प, उसके बाद हेल्प के लिए पूछा जाता है, हाउ मे आई हेल्प यू. ऑब्टेन कॉलर नेम, यानी कि कॉल करने वाले से उसका नाम भी पूछना पड़ता है, जैसे कि व्हाट्स योर नेम सर, वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम. द कॉल, गिव मैसेज एंड आस्क इफ विलिंग टू रिसीव, कनेक्ट टू द पार्टीज, अपोलोजाइज टू द कॉलर. अगर कभी कोई गलती हो जाती है तो क्या करना पड़ता है, अपोलोजाइज भी करना पड़ता है. टेक डाउन अ मैसेज, और अगर सामने वाले का कोई मैसेज है तो उसको लिखकर रखना पड़ता है. यह सारे काम करने पड़ते हैं किसी भी रिसेप्शनिस्ट को जब उसके पास कोई टेलीफोनिक कॉल आता है. अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, व्हाट आर द ड्यूटी ऑफ रिसेप्शनिस्ट. यानी कि रिसेप्शन पर काम करने वाले इंसान की क्या ड्यूटीज होती हैं. वेलकम टू द गेस्ट, गेस्ट का वेलकम करना. ऑफर हेल्प टू द गेस्ट, गेस्ट को हेल्प ऑफर करना. आंसर टेलीफोनिक कॉल्स, अटेंड रूटीन इंक्वायरी, टेक डाउन मैसेज लेफ्ट बाय द विजिटर्स. यानी कि जो भी वहां पर विजिटर आते हैं और जो भी मैसेज छोड़कर जाते हैं उन सब का हिसाब भी उसी इंसान को रखना पड़ता है जो रिसेप्शन पे होता है. नोट डाउन मैसेज, मेक बुकिंग रिजर्वेशन, फिक्स इंटरव्यू एंड अपॉइंटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट. यानी कि एक रिसेप्शनिस्ट के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए. गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ओरल एज वेल एज रिटन इंग्लिश, पोलाइट वे ऑफ टॉकिंग, प्लीजेंट पर्सनैलिटी, वेल ड्रेसअप, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, पेशेंसफुल, हैंडल द प्रेशर ऑफ वर्क, गुड नॉलेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. ये सारी की सारी क्वालिटी होनी चाहिए एक ऐसे इंसान में जो रिसेप्शन पर काम करता है.
अब बात करते हैं टेलीफोनिक मैसेज की। देखिए टेलीफोनिक मैसेज क्या होता है। जब कोई इंसान रिसेप्शन पर बैठता है तो बहुत सारी कॉल आती हैं, और कॉल आती हैं तो उस इंसान को लिखना भी पड़ता है कि किसने कॉल किया और किसे कॉल किया। इसको बोलते हैं हम टेलीफोनिक मैसेज। सपोज करिए अगर आप मुझे कॉल करते हैं और आपका नाम है रोहित, आप मुझे कॉल कर रहे हैं और आपका नाम है रोहित, तो कॉल कहां से आ रही है? रोहित से आ रही है। तो फ्रॉम में किसका नाम आएगा? रोहित का। और कॉल किसे किया? मुझे। टू, टू में किसका नाम आएगा? राकेश। टू में किसका नाम आएगा? मेरा नाम आएगा, क्योंकि आप कॉल किसे कर रहे हैं? मुझे। और आपका नाम क्या है? रोहित। रोहित ने कॉल किया राकेश को। फ्रॉम रोहित टू राकेश। डेट आएगी जो पेपर की तारीख है, यानी कि आप डाल देना 22 अप्रैल और टाइम डाल देना 2:30। टू फ्रॉम डेट टाइम। फिर आपने सपोज करिए कोई मैसेज भी दिया मुझे, आई एम नॉट कमिंग इन क्लास टुडे। आई एम नॉट कमिंग इन क्लास टुडे, ये हो गया मैसेज। आपने जो कॉल किया है वो किसी ना किसी फोन नंबर से तो किया होगा, तो आपका फोन नंबर भी वहां पर लिखा जाएगा। अब था क्या, उस समय मेरा फोन था रिसेप्शन पे, या रिसेप्शनिस्ट ने वो कॉल अटेंड कर ली, तो टेकन बाय में किसका नाम आएगा? रिसेप्शनिस्ट, यानी कि जो इंसान रिसेप्शन पर बैठा है उसका नाम आ जाएगा टेकन बाय में। इस तरह एक फॉर्मेट बनता है और इसको बोलते हैं टेलीफोनिक मैसेज। पेपर में इस बार ये 4 मार्क का आएगा और क्वेश्चन नंबर 45 जो होगा वो होगा टेलीफोनिक मैसेज। समझ में आ रहा है आपको? अब इसका एक एग्जांपल मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ठीक है? गौर से देखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है, पेपर में क्वेश्चन नंबर 45 एक टेलीफोनिक मैसेज होता है। आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा टू में नाम आ गया मिस्टर मेहता का। फ्रॉम में नाम आ गया डेविड का। डेट पेपर वाली डाल दी, टाइम पेपर वाला डाल दिया। मैसेज क्या था? डेविड ने कॉल करके कहा था हॉरबर्ग रिंग अप टू कैंसिल द अपॉइंटमेंट, यानी कि जो मिस्टर डेविड थे उन्होंने अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया है। और टेकन बाय में किसका नाम आया? रिसेप्शनिस्ट का। ये मैसेज किसने लिखा था? रिसेप्शनिस्ट ने। तो टेकन बाय में आ गया रिसेप्शनिस्ट का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द आइटम अ रिसेप्शनिस्ट शुड कीप ऑन हर रिसेप्शन डेस्क? द आंसर इज टेलीफोन डायरेक्टरी, an internal telephone directory, an index book of telephone number, name and address of hotel nearby, information about place of tourist, a railway timetable, a flight schedule, forms and voucher like reservation voucher and C form, a register of caller, an appointment diary, a list of staff on leave. These are the item a receptionist should keep handy ऑन रिसेप्शन डेस्क। अर्थात जब भी कोई इंसान रिसेप्शन डेस्क पर है तो उसको यह सभी आइटम अपनी डेस्क पर रखने चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊं, पूरा का पूरा सैंपल पेपर सॉल्व कराना चाहता हूं। इसके लिए मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर की PDF शेयर कर रहा हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ सुनिए, डाउनलोड ही नहीं करना, आप एक काम करें, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, क्योंकि जब मैं आपको रिवीजन क्लास में पेपर सॉल्व करवाऊंगा तो वह प्रिंट आउट आपके बहुत काम आएगा। कंजूसी मत करना, 6-7 रुपए की फोटोस्टेट होगी, उसे करवा लो। मैं आपको अपने सामने बैठाकर पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा, इसलिए आप इस सैंपल पेपर की फोटोकॉपी करा लो, प्रिंट आउट निकलवा लो, और जब मैं आपको इसको सॉल्व कराऊं तो एक पेन, एक नोटबुक और सैंपल पेपर को अपने साथ लेकर बैठ जाना। 1 घंटे की क्लास होगी, सारा का सारा क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा,
पेपर से पहले पेपर की प्रैक्टिस करवा दूंगा। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करो और उसका प्रिंट आउट निकलवा लो। माय डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। देखिए, कॉन्वर्सेशन या कन्वर्सेशन होता क्या है, जब दो लोग फोन पर एक दूसरे से बातें करते हैं, हेलो हाय करते हैं। एक होता है उसमें कॉलर, एक होता है रिसीवर। जैसे कि आपने मुझे कॉल किया तो आप हो गए कॉलर और मैं सुन रहा हूं तो मैं हो गया रिसीवर। आपने मुझे कहा हेलो सर हाउ आर यू, मैंने कहा आई एम फाइन, तो आप थे कॉलर और मैं था रिसीवर। क्वेश्चन नंबर जो 44 है वह एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होता है और इस टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की मैं आपको अभी प्रैक्टिस करा देता हूं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, एक कॉन्वर्सेशन दिया हुआ है। द पर्सनल मैनेजर वांट्स यू टू फाइंड आउट ऑल नेसेसरी डिटेल्स एंड मेक अरेंजमेंट्स so that he will be able to reach Delhi from Kolkata by 25 October 2023 10:30 AM for a labor union meeting। इस कॉन्वर्सेशन में पर्सनल मैनेजर और आपके बीच में, आप यानी कि रिसेप्शन या जो भी है उसके बीच में ये कॉन्वर्सेशन है। यहां पर ये बताया गया है एक मीटिंग है 25 तारीख को, इसलिए वह आ रहा है कहां, दिल्ली, फ्रॉम कोलकाता। कॉन्वर्सेशन बनाया है। सबसे पहले बात करते हैं मैनेजर। मैनेजर कहता है हेलो राकेश, राकेश कहता है हेलो सर हाउ आर यू। मैनेजर कहता है व्हाट इज गोइंग ऑन, राकेश कहता है एवरीथिंग इज फाइन। मैनेजर कहता है आई एम रीचिंग दिल्ली फ्रॉम कोलकाता ऑन 25 अक्टूबर। राकेश कहता है आई डन ऑल अरेंजमेंट्स। मैनेजर कहता है व्हाट इज मीटिंग टाइमिंग, राकेश कहता है इट इज 2:30 इन कंपनी ऑफिस। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आई होगी। सैटरडे को वीडियो अपलोड करूंगा ग्रामर की और संडे को अपलोड करूंगा रिवीजन वीडियो। लेकिन प्यारे छात्रों, उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो सैंपल पेपर आने वाला है आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, जिससे आपको पेपर को समझने में बहुत आसानी रहेगी। जब मैं रिवीजन वीडियो करवाऊंगा तो उसमें आप क्या करना, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे वैसे करते जाना। उससे पहले 4 वीडियो अच्छी तरीके से देख लो, जिससे कि आपको रिवीजन वीडियो में किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, फिजिकल एजुकेशन के वीडियो भी अपलोड करूंगा, होम साइंस का वीडियो भी अपलोड करूंगा, टाइम से कर दूंगा। बहुत सारे लोग मुझे कॉल मैसेज करते हैं सर ये वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं चिंता मत करो, पेपर से पहले टाइम से आपको सारे वीडियो मिलते रहेंगे। पहले इंग्लिश का है तो इंग्लिश पर ध्यान दे लेते हैं, फिर उसके बाद हिस्ट्री पे ध्यान देंगे। हाँ, 1-2 दिन का ही टाइम मिल रहा है, मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इतनी अच्छी वीडियो मिलेगी कि आपका पेपर बहुत आसानी से हो जाएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।